हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका सभी का। आज हम सेकंड क्लास लेने जा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की। फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं, जिसमें मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है। भाई लोगों, आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा, वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखा है यूट्यूब इसका टेलीग्राम चैनल का, उस पर आपको सारी पीपीटीज नोट्स एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पर फोकस करके सुनो। फिर भी आपको कुछ लगता है भी मुझे ये चीज़ नोट करनी है या उतारनी है या सेल्फ कुछ नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम मना नहीं कर रहे। वैसे आपको ये सारी जो मैं एनिमेटेड पीपीटी पढ़ा रहा हूँ वो आपको कंप्लीट 100% मिलेगी। आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी आपको कोर्स कराना है, तो हम वापस थोड़ा कल की क्लास के रिवीजन पे चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दें कि मैं आपको 30 दिन के अंदर 30 दिन में 60 वीडियो देने वाला हूं, जिसमें आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। और इन 60 वीडियो में माना कि भी हर वीडियो में 10 एमसीक्यू 600 एमसीक्यूज तो कम से कम आपको हम इन प्रैक्टिस सेट के अंदर अंदर जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ होंगे उनमें हो जाएंगे। और गारंटी से कहता हूँ 1500 एमसीक्यूज मैं आपको अलग से दूंगा 60 वीडियो के अलावा। मैं आपको 31 दिन के अंदर अंदर 60 वीडियो तो कोर्स के हो जाएंगे। इनके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको दूंगा, जिसमें करीबन मेरा टारगेट है 1000-1500 के करीब आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा दूं, है ना। जिससे फिर उससे बाहर कुछ भी नहीं है बच्चों, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। पर आप कहीं से भी मटेरियल उठाओगे आपके आंसर हिट जाएंगे, गारंटी है मेरी। आप कंप्लीट फोकस मेरे इस चैनल पे कीजिए। और कहीं से आप और कहीं से भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी पढ़ लीजिए, यहाँ से भी पढ़ लीजिए। देखिए आपको जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है। अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपन। जैसा कि कल मैंने बताया था, मैं आपकी अकाउंट की क्लास लेने वाला हूँ, जो संपूर्ण फ्री रहेगी। गारंटीड लाइव रिवीजन अप टू एग्जाम आपका रहेगा। एग्जाम तक हम आपको लाइव रिवीजन देंगे। ठीक है। ये है हमारे मित्र देवेंद्र कुमार शर्मा, जो जयपुर की फैकल्टी है हमारे पास। ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ये भी आपको 1000-1500 से ज्यादा ही एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। कम से कम 2000 एमसीक्यू की इन्होंने वादा किया है। सालू साकला मैम ये भी आपको कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू हिट करवाने वाले हैं, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ये हमने सिलेबस डिस्कस किया था कल, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट से बताया था। जो थोड़ा सा आपको वापस बता दूं, फर्स्ट टॉपिक से लेकर फोर्थ टॉपिक तक आपके 12th बेस का सिलेबस है। कंप्लीटली एनसीईआरटी सिलेबस फंडामेंटली है। और 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 इंश्योरेंस क्लेम तक के सारे टॉपिक आपके डीप एंड डिटेल में आए हैं और इनकी लेंथ बढ़ी। तो नो डाउट 100% ग्रेजुएशन लेवल के है ये टॉपिक सारे। इसके बाद अगर अपन चले, ये हमने कॉन्सेप्ट किया था बैकग्राउंड का। जिस बच्चे ने कल हमारी क्लास देखी थी उससे तो ये 100% आराम से समझ में आएगा। देखो बच्चों, इसमें हमने क्या समझाया था, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बता दूं वापस। व्यापार का जो मालिक है, इसने एक व्यापार स्टार्ट किया है, इसकी तरह से कुछ भी व्यापार में जाएगा कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कैपिटल बन जाएगा। इसके अलावा ये किसी भी व्यक्ति से पैसा लेगा, वो दायित्व बन जाएगा। कैपिटल मतलब पूंजी, दायित्व मतलब लायबिलिटी, ये दायित्व बन जाएगा। तो इस बंदे ने खुद ने 4 लाख और बैंक से 6 लाख लिए, उसके पास टोटल 10 लाख हो गए। 10 लाख का इसने ऐसे यूटिलाइजेशन किया है। अब बच्चों, खुद की पूंजी कितनी थी? 4 लाख। बाहर से कितना लिया? 6 लाख। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। और इससे का बिजनेस स्टार्ट हो गया 10 लाख से। ऐसा हमने कल पढ़ाया था। आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिससे मैंने आपको कुछ चीजें बताई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ हिंदी के वर्ड ध्यान रखना, जैसे आस्तियां मतलब संपत्तियां। कहाँ गया भाई? हाँ, जिसमें देखो बेटा, आस्तियां संपत्तियों को बोलते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है, नया वर्ड है आप लोगों के लिए। ऐसे हर डिफिकल्ट हिंदी के वर्ड जो होंगे मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा, सबके कॉन्सेप्ट देता रहूंगा, वोकेबुलरी वगैरह देता रहूंगा। ठीक है। ये हमने समझाया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन करवाया था। इसमें भाई संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी जो होती है, इसकी मैंने ये निम्न समीकरण किसको प्रस्तुत करता है, कि समीकरण खूब सारे है। आपको मैंने बताया था सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक में से एक पॉइंट है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। वो कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। टॉपिक का ही नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब समीकरण,
है ना? तो एक इक्वेशन है, ऐसी खूब सारी इक्वेशन होती है, कुछ आय की इक्वेशन होगी, कुछ व्यय की इक्वेशनें होगी, तो आपको पूछी जाएगी ये इक्वेशन किसको प्रदर्शित करती है, कौन से विवरण को प्रदर्शित करती है, वैसे वैसे। तो ये भी किसको प्रदर्शित करती है, आर्थिक चिट्ठे को, जिसको आर्थिक चिट्ठे इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस शीट। और मैंने इसको एक्सप्लेन करके समझाया था आप लोगों को, है ना बच्चा। इसके बाद मैंने बताया भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है व्यक्तियों के साथ, बिजनेसमैन बिजनेस करता है व्यक्तियों के साथ, बिजनेस करेगा किसका, वस्तुओं का। और उस बिजनेस को हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए, खर्चे करने पड़ेंगे, तब जाके बिजनेस होगा। तो भी हमें सबसे पहले जिन व्यक्तियों के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उन व्यक्तियों के खाते खोले जाएंगे। वेरी गुड सर, व्यक्तियों के खाते खोले जाएंगे। फिर हमने कहा उन वस्तुओं के खाते खोले जाएंगे, हम कौन कौन सी वस्तुएं खरीद रहे हैं, कौन कौन सी वस्तुएं बेच रहे हैं, उनका भी खाता खुलेगा। खर्चों का, व्यय का, आय का, लाभ का, सबका खाता खुलेगा। तो भाई हमारे पास खूब सारे खाते हो जाएंगे, तो खातों का हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा प्रकृति के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर, है ना बेटा। तो यहां तक अपन पहुंचे थे, खातों की प्रकृति, ये भी मैंने पढ़ा दिया था, है ना। यहां तक हम आए थे कल। भाई आदमी व्यापार स्टार्ट करेगा, माल खरीदेगा, माल केस खरीदेगा या उधार खरीदेगा, तो उसके पास एक लेनदार बनेगा, है ना। माल किसी व्यक्ति से खरीदा है, तो भी उधार खरीदा है, तो वो हमसे लेनदार होगा। उसको अपन इंग्लिश में क्रेडिटर बोलते हैं, हिंदी में लेनदार बोलते हैं। हम जिसको माल उधार बेचेंगे, मैंने कल अच्छे से डिटेल में बताया आप लोगों को, जिसको हम उधार माल बेचेंगे वो हमें पैसे देने वाला बनेगा। देनदार को हम डेटर बोलते हैं। ये दोनों ही क्या है बेटा, व्यक्ति है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, ये व्यक्तिगत प्रकृति के खाते हैं। कुछ हमारे व्यवसाय में वस्तुएं आएगी, तो हम उनको क्या बोलेंगे, ये वस्तुगत प्रकृति के खाते हैं। ये वास्तविक है, इनको देखा जा सकता है, इनको छुआ जा सकता है, इनको महसूस करा जा सकता है, तो इनको वास्तविक खाते भी बोलते हैं। एक इनका वर्ड आ सकता है भौतिक प्रकृति के खाते। क्या वर्ड आ सकता है बेटा, भौतिक प्रकृति के खाते। तो भौतिक खातों को भी इनका नाम दिया जा सकता है, भौतिक प्रकृति खाते, जो भौतिक रूप में दिखते हैं। इसके बाद जो हमारे तीसरा पॉइंट था, क्या भाई पार्ट भी खर्चे और एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस वगैरह ये होंगे। इनको क्या दिया, नाम मात्र, अवास्तविक, अवस्तुगत, आय व्यय के खाते। जो वस्तु हैं उनको वस्तुगत खाते, जो वस्तु नहीं है वो अवस्तुगत खाते। ये देखो अवस्तुगत खाते। इस प्रकार से तीन सेग्रीगेशन किए हमने, तीन पार्ट किए हमने खातों के नेचर के, खातों की प्रकृति के, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ। नंबर 1 व्यक्तिगत खाते, नंबर 2 वस्तुगत खाते, नंबर 3 ये रहा आपके पास नाम मात्र खाते या अवास्तविक खाते या अवस्तुगत खाते या आय व्यय खाते। इस चारों पॉइंट में से कोई भी एक शब्द आ सकता है एमसीक्यूज में, है ना बेटा। इसका थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखो, अब आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। इससे पहले देखो, अगर हमारा लेनदार है, हमसे पैसे लेगा, हमें किसी को चुकाना है, वो लेनदार है, तो हमारी क्या होगी बेटा, लायबिलिटीज। अगर हमारा कोई देनदार है, हमें कोई पैसा देगा, हमारा पैसा कहीं और पड़ा है, एक मैंने केस के बारे में बताया था, हमारा केस कहीं और बाहर पड़ा है और वो हमारे पास फ्यूचर में आएगा, तो वो भी हमारी संपत्ति है। डेटर भी हमारी क्या होती है बेटा, एसेट। मतलब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज होता है, डेटर हमारी एसेट होता है। व्यक्ति है फिर भी एक, ये एक एसेट है और ये हमारी एक लाइबिलिटीज है। ओके, ये मैंने बताया, साथ साथ में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीटली जीरो लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ आर्ट्स और साइंस के बच्चों को। कॉमर्स के बच्चों को नो डाउट ज़्यादा भला हो जाएगा, उनकी कॉन्सेप्ट 100% अब क्लियर हो जाएंगे। कहाँ गलतियाँ हो रही थी एमसीक्यू के साथ साथ मैं बताता भी जा रहा हूँ। अब खातों की प्रकृति का वर्गीकरण, नंबर 1 देखिए, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। कि सर ये ऐसा क्यों, अभी तो आपने कहा था 3 प्रकार के खाते। भाई हाँ, मान बात वापस सुनो। जो व्यापार में व्यक्ति जुड़े हुए हैं, देखिए वापस, व्यापार में व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इधर तो व्यक्ति नहीं है ना कोई भी, इधर वस्तु है और खर्चे हैं, इसमें अपना कोई व्यक्ति नहीं है ना। तो 2 पार्ट हो गए, नंबर 1 व्यक्तिगत, और जो व्यक्ति नहीं है तो व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते, ये दोनों क्या है, अव्यक्तिगत खाते हैं। अब अव्यक्तिगत खाते में भी 2 हो गए ना, एक तो वस्तुगत और एक अवस्तुगत। ठीक है, वस्तुगत और अवस्तुगत। तो वापस चलते हैं इस चार्ट पर। व्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खाते, अव्यक्तिगत खातों के 2 पार्ट, एक तो वस्तुगत वास्तविक खाते और दूसरा अवस्तुगत नाम मात्र, अवास्तविक, आय व्यय के खाते। ये 4 नाम है, ये आपके सामने पिक्चर्स पड़ी है। ठीक है, व्यक्तिगत खाते जो व्यक्ति है वो व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते जो वहां वस्तु पड़ी आपको दिख रही है वस्तुगत खाते, तीसरा नाम मात्र खाते, आय व्यय के खाते, अवस्तुगत खाते जो वस्तुएं नहीं है। इसमें देखो भाई बेटा, सैलरी पेड की, वेतन को चुकाया, रेंट पेड किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, इनकम है, कमीशन रिसीव किया, इनकम है, आय है अपनी,
है ना? खर्चे है, ये सैलरी पेड किया, रेंट पेड किया, ये सब क्या है? नाम मात्र आय, जो भी जितने भी ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी इनकम होगी, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, भाई लोगों देखा जाए तो व्यापार में चलने वाले जो खर्चे होते हैं, व्यापार में जो फायदे हो गए, घाटे हो गए, नफा हो गया, नुकसान हो गया, वो सब आपको क्या मिलेगा? आय व्यय नेचर प्रकृति का मिलेगा। उसको अपन आय व्यय नेचर प्रकृति का मान सकते हैं। तो आय व्यय को फोकस करो, आय व्यय कैसे हो रही है, उसको क्या बोल सकते हैं? अभी दूसरा नाम नाम मात्र दे सकते हैं, तीसरा नाम अवास्तविक दे सकते हैं कि वास्तविक नहीं होते, तीसरा अवस्तुगत, ये वस्तुएं नहीं होती। इस तरह से इसके चार नाम हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब भाई देखा, ये थोड़ा सा मैं आपके दिमाग को हिलाने वाला हूँ कि सर ये क्या हो गया। इतना भी इजी ये सेग्रीगेशन नहीं है भी अपन अच्छे से समझ सकें। देखो, अब व्यक्ति, अब कहे ना आपको थोड़ा सा, ये क्या है सर? बैंक, ये भी व्यक्ति। कि सर बैंक व्यक्ति, बैंक कैसे व्यक्ति हो गया सर? व्यक्ति का मतलब मेरा फ्रेंड आया, मैंने उससे कहा हेलो हाय, नेचुरल पर्सन, जिससे अपन बात करते हैं, जिससे अपन मिलते हैं, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो होता है व्यक्ति। उसको बोलते हैं अपन प्राकृतिक व्यक्ति। वो क्या है बेटा? प्राकृतिक व्यक्ति। ये मेरा पतलूलाल, ये मेरा लेनदार, ये मेरा देनदार, ये सब क्या है? प्राकृतिक व्यक्ति। इसको बोलते हैं कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। ये भी एक तरह का व्यक्ति है। व्यक्तियों से लेन देन किया जा सकता है ना, इन सबसे लेन देन करता हूं तो ये मेरे व्यक्ति हो गए। बैंक से भी अपन क्या करते हैं बेटा? लेन देन करता है ना, तो ये भी क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कानून द्वारा निर्मित ऐसा व्यक्ति जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व हो। इस बैंक का पृथक वैधानिक अस्तित्व है, बैंक का खुद का वैधानिक अस्तित्व है, बैंक खुद एक व्यक्ति है अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल के लिए छोटा सा अगर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, माना कि आप लोग बैंक में गए 1 लाख रुपए लेकर, और वहां पे एक बाबू बैठा था, भाई बाबू को दे दिए 1 लाख रुपए, साहब लीजिए मेरी एफडी कर दीजिए। बाबू ने एफडी कर दी कि भाई 7 साल बाद आना, आपको पैसे डबल मिल जाएंगे। 7 साल बाद जब आप जाते हो, वो बाबू नहीं मिलता है। आप ढूंढ फिर के वापस आके बाहर कहोगे नहीं मैंने किसी बाबू को पैसे दिए और वो तो यहाँ अंदर है ही नहीं, मेरे पैसे तो गए, डूब गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। आप लोगों ने उस बाबू को, बाबू जो था वो नेचुरल पर्सन था, बाबू क्या था? नेचुरल पर्सन था, लेकिन आपने उस व्यक्ति को पैसे नहीं दिए, आपने दिए आर्टिफिशियल पर्सन, उस बैंक को पैसे दिए हैं। अब वो बैंक आपको वापस देगा। तो बैंक से अपन हेलो हाय तो कर नहीं सकते ना भाई। बैंक आप जो पैसे दोगे आपको एक सर्टिफिकेट देगा, सैंक्शन लेटर मिलेगा एफडी का। वो सैंक्शन लेटर आप दिखाओगे तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इस व्यक्ति के साथ इसका एक वैधानिक अस्तित्व है, कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति है, हर कोई बैंक खोल नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से आप इस व्यक्ति का निर्माण करोगे, कानूनी प्रक्रिया द्वारा ये खोले जाने वाले व्यक्ति है। अब इससे लेन देन करो, कहीं यहाँ पे पैसे दो, कहीं दुनिया में किसी कोने से पैसे निकालो, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो ऐसे खूब सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। कुछ आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आएंगे, तो पर्सन की डेफिनेशन भी थोड़ी और बढ़ेगी। 3 प्रकार के पर्सन होंगे। नंबर 1 नेचुरल पर्सन, सांस लेने वाला पर्सन। दूसरा मतलब अपने सजीव पर्सन। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा है भाई आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनके नाम से डायरेक्ट खाता नहीं खुलेगा, हम लोग खाता पढ़ेंगे लेकिन किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये वो भी खाते, उनको व्यक्तिगत खाते कहेंगे। जैसे वस्तुगत खाते, वस्तुओं के भी आगे जाके 2 प्रकार होंगे। आय व्यय इनके प्रकार नहीं है। उसको चार्ट को अपन डिटेल में समझे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहे हमारे पास 3 व्यक्ति। ये क्या है बेटा? व्यक्ति। मार्केट दिख रहा है आपको, यहाँ पे व्यक्ति है, खड़े हैं भाई साहब। यहाँ बैंक भी होगा, यहाँ खूब सारी कंपनियां भी हैं, यहाँ खूब सारी फर्में भी है, वो सब व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको देखें तो प्राकृतिक व्यक्ति, राम श्याम मोहन सोहन, जिससे हम मिलते हैं, देनदार लेनदार जो बने सजीव रूप में है, प्राकृतिक रूप में, वो है हमारे प्राकृतिक व्यक्ति। कोई इसमें ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। सर ये कैसे हो गया? ठीक है। दूसरा हो गया भाई ये बैंक, मैंने पहले ही बताया, कानून द्वारा निर्मित एक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति, जिसको अपन कानूनी व्यक्ति भी बोलते हैं। देखो, कानूनी व्यक्तिगत खाते, इसको देखो, इसके नाम क्या हो गया? प्राकृतिक स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते। मतलब इसके 2 नाम होंगे, एक तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते या स्वाभाविक व्यक्तिगत खाते। एमसीक्यू में स्वाभाविक नाम आए तो भी आपको क्या सोचना है? ये प्राकृतिक व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा है। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते या अपन कानूनी व्यक्तिगत खाते, दोनों एक ही नाम है। कानूनी द्वारा बना हुआ व्यक्ति, उसको कानूनी व्यक्तिगत खाते बोलेंगे। कृत्रिम व्यक्तिगत खाते जो अपने आप में आर्टिफिशियल है, जिसको अपन
भाई बात नहीं कर सकते, जिसके साथ अपन लेन देन कर सकते हैं, है ना, लेन देन व्यक्तियों के साथ ही कर सकते हैं। भाई पेड़ के साथ तो अपन लेन देन कर नहीं सकते। भाई साहब पेड़ के पास गए और 10 लाख रुपए उसको दे के आ गए कि भाई फल लगे तब मुझे दे देना, घर पहुंचा देना। अब भाई गए 10 लाख, कोई पहुंचाने वाला नहीं है फल, है ना। तो भाई साहब अब आइए और आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन सा है, जैसे कंपनी। आप भाई साहब जियो का रिचार्ज करवा लीजिए, जो जियो कंपनी पे ही केस करोगे, जियो कंपनी के सीईओ, मालिक, ओनर, इनके ऊपर केस नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो कंपनी पे ही केस करेंगे। कंपनी खुद एक व्यक्ति है, उसका लीगल सेपरेट एंटिटी है। आप किसी फॉर्म में जाते हो, कहीं दुकान पे जाते हो, तो भाई साहब आप उस दुकान के मालिक का नाम नहीं पूछोगे। मान लो कोई किराने का स्टोर है, शुभ मंगल स्टोर, अब आपने मान लो वहां से माल खरीदा, आप वहां जब गए तब कोई और था, सेकंड टाइम गए थे उसका या तो कोई भाई मिला या कोई नहीं मिला, कोई भी अदर पर्सन मिला, तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन केस उस दुकान के नाम से करेंगे, उस फर्म पे करेंगे। इस फर्म ने हमारे साथ 420 किया है। अब जो भी फर्म का मालिक होगा अपने आप उस फर्म को रिप्रेजेंट करेगा, सीधी सी बात है। तो इनको भी क्या है, लीगल कानूनी व्यक्ति माने जाते हैं। फर्म, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट खुद एक कानूनी व्यक्ति है, इंस्टीट्यूशन, संस्थान, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, ये सब क्या है भाई, आपके कानूनी व्यक्ति है, कर्तव्य व्यक्ति है। तो एमसीक्यूज में आ जाए तो इन व्यक्तियों का ध्यान रखना, ये सब क्या है भाई, कर्तव्य व्यक्ति है। दिक्कत आती है इन व्यक्तियों में, एमसीक्यूज अगर निकलता है तो इन व्यक्तियों का निकलता है। ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब भाई प्रतिनिधित्व का मतलब क्या, मान लो आपका खाता है कैपिटल, सबसे इजी कैपिटल खाता, जिसको आपने शुरू से पढ़ा भी है ना भाई। अब ये कैपिटल किसका खाता है भाई, मेरे इस पतलू लाल का। लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा पतलू लाल। मान लो पतलू लाल मुझे पैसा देगा कि सर सीपी सर बिजनेस में डाल दो, मैंने बिजनेस में पैसा डाल दिया, मैं इसका मुनीम हूं, तो मैं ये नहीं लिखूंगा केस अकाउंट डेबिट टू पतलू लाल, नहीं, मैं लिखूंगा केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्यों लिखूंगा भाई, कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा मेरे इस पतलू लाल को, ये ध्यान रखना है। ड्राइंग का मतलब आहरण, आहरण कौन करता है, व्यापार का स्वामी जब पैसा अपने पर्सनल व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जब व्यापार का स्वामी पैसे निकालता है, व्यापार का मालिक अपने घर खर्च के लिए, लोग क्या भाई आज मेरे लिए कुछ लेके आना स्पेशल, अब घर के लिए अगर वहां से गले से पैसे निकालता है, डेली रूटीन के लिए चाहिए भी पैसे, कहां से निकालेगा, गले से ही तो निकालेगा। तो जब जो वो पैसा निकालेगा उसको अपन आहरण बोलेंगे। वो आहरण निकालेगा, कौन निकालेगा, उसके खाते में से कम होंगे, किसके खाते में से, व्यक्तिगत खाते में से, इसके खाते में से, पतलूलाल व्यापारी के स्वामी। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। आहरण किसको रिप्रेजेंट करता है, आहरण व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, पूंजी खाता एक प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है। पूंजी खाता पहले तो अपन बोल सकते हैं व्यक्तिगत खाता है, कि पूंजी खाता किसका खाता है भाई, एक व्यक्ति का खाता है। अब कौन सा व्यक्तिगत खाता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता है, उचित आंसर तो ये ऑप्शन में हो, तो नहीं तो ये तो है ही है। ओके, टैक्स पेबल, ठीक है। अब दूसरा इसको याद रखने का तरीका क्या है भाई, अगर हमें कोई भी हम इनकम किसी और व्यक्ति से लेनी हो, या कोई भी खर्चा हमें किसी और व्यक्ति को देना हो, वो खाता अपने आप में किसी थर्ड पार्टी के और या किसी थर्ड पार्टी को इशारा करता हो, तो समझ लेना भाई वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का अकाउंट है, मतलब प्रतिनिधित्व प्रकृति का खाता है। टैक्स पेबल मतलब देय कर, इसको क्या बोलेंगे अपन, देय कर। देय कर ये किस प्रकृति का खाता है भाई, किसको दे, देना किसको है टैक्स, अपन किसको देंगे, बैंक में जाएंगे, एक स्लिप भरेंगे, जो सेल टैक्स होगा सेल टैक्स डिपार्टमेंट को देंगे, इनकम टैक्स होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देंगे, चालान भर के अपन गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करा देंगे, भाई सरकार को देई है। तो ये भी किस प्रकार खाता है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रकृति का है। लेकिन कौन सी व्यक्तिगत प्रकृति का है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है। ओके, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब हमारे पास कुछ बिल है वो देने बाकी है, पेबल है, देय बिल है हमारे पास, कुछ पड़े हैं उनको क्या बोलेंगे, देय बिल, कुछ हमारे देय बिल बाकी है। तो ये किसको बाकी है भाई, सप्लायर्स को, ये किसको बाकी है, किसी व्यक्ति को, सप्लायर्स को, है ना, आपूर्तिकर्ता को देय जो बिल बाकी है, तो ये देय बिल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, देने पड़ेंगे आपूर्तिकर्ता को। भाई ये खाता किसी थर्ड पार्टी के बारे में बताता है कि उस व्यक्ति को देना है, तो ये हो गया आपका देय बिल।
प्रीपेड, ये सेव क्यों नहीं है, बिल रिसीवेबल ऊपर आना चाहिए था, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी थी। कौन सी आईडी खुल गई, एक बार बेटा थोड़ा सा रुकना, ये कौन सी पीपीटी आ गई, आई तो यही है, सेव नहीं हुई क्या, वेट 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 वेट, मुझे लग रहा है आज का मैटर सेव नहीं हुआ क्या प्रॉपर, हो तो गया है, हो गया है, यहाँ पे कुछ सेव नहीं हुआ चीज़ें, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ एक दो वर्ड कम है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे है, हाँ यहाँ पे आ जाइए वापस, यहाँ पे आइए वापस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, थोड़ा मिस एरर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे वह जो हमने पहले ही पेड कर दिए हैं, अभी इनके बारे में अपन डिटेल में क्लास लेंगे, मतलब कि ऐसे वह हमें देने थे 12 महीने के, हमने दे दिए 13 महीने के, 14 महीने के, 15 महीने, किसी महीने के और दे दिए, इनका हमें आउटपुट और लेना है किसी व्यक्ति से, तो ये क्या हो गया भाई, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, तो ये भी हो गया आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे वह जो किसी को देने बाकी है, जैसे कि माना मकान मालिक का किराया 12 महीने 1000 रुपये महीने के हिसाब से किराया है, तो 1000 रुपये महीने से कितना महीने का किराया बना, 12 महीने का 12,000 रुपया, आपने 10,000 रुपये दिए, 2000 बाकी है कि सर अभी देंगे देंगे, 2 महीने निकल गए और साल एंड हो गया, साल पूरा हुआ, साल भाई हिसाब किताब क्या होता है, एक ईयर का होता है, उस ईयर के अंदर हम जिस साल का हिसाब नहीं दे पाए, उस साल के कुछ खर्चे बाकी है, जो जो खर्चे बाकी है साल के एंड में देखे जाएंगे भाई किन किन व्यक्तियों के खर्चे बाकी है, किन किन व्यक्तियों के खर्चे बाकी है, उन व्यक्तियों को क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किन किन व्यक्तियों के बाकी है, तो ये किसी व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेगा। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एक अनअर्न्ड इनकम्स इनके अंदर ऐड नहीं है, वो आगे मेरी डिटेल में बता रखी है ना। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो आपने कमा तो ली है लेकिन अगले साल मिलेगी, इस साल मिली नहीं है, ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है लेकिन इस साल मिली नहीं है, अगले साल को मिलेगी, और वो इनकम इसी करंट ईयर की है, चालू ईयर की है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो भाई मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, कोई ना कोई व्यक्ति देगा, या तो बैंक देगा, मान लो हमने कहीं एफडी करा रखी है, इस बार एफडी कराई, 6 महीने का ब्याज हमें जब एफडी तोड़ेंगे ना, साल भर 7 साल बाद वो एफडी मिलेगी माना, तो इस 6 महीने का ब्याज हमने कितना कमा लिया, कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है, मिलेगा तो बहुत आगे जाकर भविष्य में, तो भाई साहब वो पैसा जो आज हमने इस 6 महीने में कमा लिया है वो हमें आगे भविष्य में मिलेगा, इसका मतलब वो हमारी एक्रूड इनकम है, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है, व्यक्ति एक्रूड इनकम कौन देगा, बैंक देगा, तो भाई साहब ये एक्रूड इनकम भी व्यक्तिगत होती है। कुछ ऐसे वर्ड है जैसे बिल रिसीवेबल, हमारे पास बिल पड़े हैं, रिसीव होने बाकी है, रिसीवेबल है, प्राप्य बिल, बिल पड़े हैं लेकिन अभी केस में वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, जब मान लो कि हम कभी माल बेचते हैं, देनदार से पैसे लेने जाते हैं, भाई पैसे दे दो, तो वो बिल पकड़ा देता है, एक बिल नोट पकड़ा देता है, भाई ये ले लो, 3 महीने में 3 माह का एक बिल लिख के दे देता है, इसके बारे में भी टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे डिटेल में, मोटा मोटी तौर पे समझ लीजिए, वो आपको बिल देता है 3 महीने बाद ले लेना, तो ये बिल जो हमारे पास पड़ा है ये माह बेसिस होते हैं, इनको वापस हमें बुनाया जाता है बैंक से, तो हमें भविष्य में इनसे पैसा लेंगे, किससे लेंगे भाई, डेटर से, देनदारों से, है ना, कस्टमर से, तो ये हमारे भाई सारे के सारे क्या हो गए, व्यक्तिगत प्रकृति के खाते हो गए। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं अव्यक्तिगत प्रकृति के खाते। अव्यक्तिगत में कौन कौन आ गया, मान लो वस्तुएं आ गई, ये रही वस्तुएं सारी की सारी आप लोगों के पास, जिसमें फर्नीचर दिख रहा है मुझे, स्टॉक दिख रहा है मुझे, बिल्डिंग दिख रही है मुझे, सारा कुछ दिख रहा है, ये वस्तुएं दिख रही है ना, ये आपके हो गए वस्तुगत खाते। और एक्सपेंसेस हो गया, जितने भी खर्चे होते हैं व्यापार में सब वस्तुएं नहीं होती, नहीं सॉरी व्यक्ति नहीं होते, और वस्तुएं भी नहीं होती, तो इनको क्या बोलते हैं, अवस्तुगत खाते बोलते हैं। नाम मात्र के खाते बोलते हैं, आय व्यय के खाते बोलते हैं, सबको एक बार दिमाग में क्या रख लो कि भाई आय व्यय के खाते होते हैं, ये तो आय होगी या व्यय होंगे, या तो आय इनकम होगी या व्यय होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इनको आय व्यय के खातों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, ये उस प्रकृति के खाते हैं। अब अव्यक्तिगत में कितने प्रकार के खाते हो गए, अव्यक्तिगत प्रकृति में वस्तुगत या वास्तविक खाते, अवस्तुगत या नाम मात्र, ये हो गए आपके अवस्तुगत, नाम मात्र, अवास्तविक, आय व्यय, इनके 4 नाम है। और वस्तुगत के भी 2 पार्ट है, सर आप तो चार्ट को बढ़ाते ही बढ़ाते जा रहे हो, भाई साहब है, अब है तो है, क्या कर सकते हैं समझना पड़ेगा, और बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, इससे आपके एमसीक्यूज आता है, मैं आपको पिछले काफ़ी पेपर्स में इनके एमसीक्यूज आए हुए हैं, आपके क्वेश्चंस दिखाऊंगा मैं कि भी
इस पेपर सेट में नहीं है, इस पेपर सेट में इस टॉपिक इस क्लास में नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस पेपर ही पहले हिट कराऊंगा, वो सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से। भाई आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि कम से कम एरर रहे आपके। ठीक है, अब देखो वस्तु, व्यापार में दो तरह की वस्तु होती है, दृश्य या मूर्त वस्तुगत। किस प्रकार की वस्तु होती है? दो प्रकार की वस्तु है। एक तो दिखने वाली वस्तु है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, जो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। वेरी गुड। सो दूसरी अमूर्त, अदृश्य, काल्पनिक, जिनको ना तो देखा जा सकता है, ना उसको तोला जा सकता है, ना उसका वजन किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना उनको नापा जा सकता है। सर ऐसी कौन सी वस्तु होती है ना मेरे पास? देखो दिखाता हूँ एक, ये रहा बेटा, देख। एक मेरे व्यापार में हम एक डायमंड रखते हैं, एक ऐसा दिख रहा है। अगर मैं ये डायमंड किसी को बेचने जाऊं कि भाई ये डायमंड है मेरे हाथ में, जो दिख रहा है दिख नहीं रहा है बट है, और आपको बेच दूं, क्या आप खरीदोगे? पॉसिबल नहीं है। वस्तु वही बिकती है जो दिखती है। वापस सुनो भाई, वस्तु वही बिकती है जो दिखती है। भाई यहाँ पर तो आप कह रहे हो सर जो वस्तु ही नहीं है वो फिर कैसे बिकेगी? कुछ वस्तुएं व्यापार में ऐसी होती है, दिखती नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू का भुगतान होता है, लेकिन हमको तो उतारना पड़ेगा ना उस वस्तु का कुछ ना कुछ नाम देकर। तो भाई उसको अपन बोलेंगे अदृश्य वस्तु। देखो, जैसे ही मान लो ख्याति हो गई, आपने कोई दुकान खोली, मान लो मिठाई की शॉप खोली, अब बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाते हो, है ना, बहुत फेमस हो गए, अच्छी खासी पेटी बन गई, चलाते चलाते 20 साल हो गए, हर महीने के लाख रुपए कमाते हो। अब आप हो गए बुढ़े, बच्चे इस बिजनेस में इंटरेस्ट ले नहीं रहे, या आपकी इच्छा नहीं हुई है, बेच रहे हो बिजनेस, किसी दूसरे बिजनेस में जाना चाहते हो। तो आप जब उस बिजनेस को बेचोगे तो आप क्या कहोगे? भाई मेरे पास इतना माल है, इतने की बिल्डिंग है, इतनी मशीनें हैं, इतनी भट्टी पड़ी है, इतनी कढ़ाइयाँ पड़ी है, इन सब का पेमेंट कर दे, और साथ ही साथ कम से कम 1 साल तेरे को फोकट में फायदा होगा। मैंने पिछले 10 साल में जो चीज मैंने जमाई है, हर महीने तुझे लाख रुपए महीने का महीना मिलेगा, फोकट में मिलेगा, जो मेरी मेहनत का मिलेगा, वो कम से कम 1 साल का प्रॉफिट मैं लूंगा। ख्याति के नाम पर उसने अपनी पेटी बेच दी, पेटी बेच दी। क्या पेटी को तोला जा सकता है? नहीं। पेटी को देखा जा सकता है? नहीं। और देखा तो उस दुकान को जा सकता, उसकी गुडविल, ख्याति देखो अच्छी भी होगी, ख्याति बुरी भी होगी। मान लो अगर आपने घटिया माल बढ़ाया, मजबूरी में घाटा खा रहे हो, हर साल घाटा खा रहे हो, आप रेगुलर घाटा हो रहा है, तो क्या आप किसी से ख्याति ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो आपको वो खेती होगी नहीं व्यवसाय में। जिस व्यवसाय की प्रसिद्धि हो जाती है, जिसका नाम बड़ा हो जाता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, भाई उनकी ख्याति होती है ना। ख्याति वो व्यवसाय, तो उसकी ख्याति बेची जा सकती है। तो उस ख्याति को अपन क्या मानेंगे? भाई कैसी सरणी माना है कि भाई बेचा या खरीदा वस्तुओं को जा सकता है। मान लो आप करते हो परचेज और करते हो सेल्स। अभी मैंने आपको कहा मेरे पास एक डायमंड है जो दिखता नहीं है, कौन लेने को तैयार है? एक भी बच्चा नहीं लेगा। आप कहोगे नहीं सर ऐसा डायमंड तो नहीं चाहिए जो दिखता ही नहीं है। लेकिन मैं कहूं, आज मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट हर साल 1 लाख रुपए कमा के देती है, हर साल 1 लाख रुपए कमा के देती है, और मैं किसी को बेचना चाहता हूँ, सिर्फ कोचिंग का नाम और आगो और पढ़ाओ, तो कोई भी कहेगा यार लाख रुपए दे दो, ये इनकी ख्याति है। तो मतलब कि कोई चीज, वस्तु खरीदोगे या बेचोगे कब? जब आपको भौतिक रूप में मिलेगी। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती है भौतिक रूप में नहीं मिलेगी, फिर भी खरीदी और बेची जाती है, उनको बोलते हैं अदृश्य, काल्पनिक, अमूर्त वस्तुगत खाते। इसको क्या बोलेंगे? अदर्शीय वस्तुगत खाते, काल्पनिक वस्तुगत खाते, अमूर्त वस्तुगत खाते। तो याद है, दर्शीय वस्तुगत खाते, अदर्शीय वस्तुगत खाते, मूर्त वस्तुगत खाते, अमूर्त वस्तुगत खाते। बस एक काल्पनिक एक्स्ट्रा नाम याद रखना है, इमेजिंग रियल्स अकाउंट, इनको हिंदी में बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलते हैं बेटा? रियल अकाउंट वस्तुगत खाते। नाम मात्र को क्या बोलते हैं? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनकी और डिटेलिंग होगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि आपको ये पीपीटी जब मिले तो अच्छे से साफ सुथरी मिले, है ना। आ जाइए यहाँ पर आगे, देखिए ये वस्तु है। सबसे पहले आपके व्यापार में कौन सी वस्तु आएगी? सबसे पहले सोचो ना, भाई व्यापारी व्यापार करेगा, सबसे पहले केस लेके आएगा, लाएगा ना केस। तो केस को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। खोपड़ी पे मारो पकड़ के खींच के सिक्के की, तो सर भी फोड़ सकते हो। तो 100% केस क्या होगा बेटा? वस्तु है।
क्या है केस? वस्तु है। फिर ये लैंड वस्तु है, पक्का वस्तु है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। यहां दिक्कत, यहां दिमाग घूमता है, सर ये क्या हो गया? आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वस्तु है क्या? बिल्कुल वस्तु है। कैसे भाई? आर्ट्स वाले बच्चे समझो, आपने, मेरे दोस्त पतलू लाल ने, पतलू लाल है, पतलून लाल नहीं, पतलू लाल है, इसने व्यवसाय शुरू किया ना कैंडी का। पहले ही साल में इसने रुपए कितने डाले? 4 लाख, और डबल कर लिए, 8 लाख हो गए साल के एंड तक। तो प्रॉफिट कितना कमाया इस बंदे ने? सर 4 लाख का प्रॉफिट कमा दिया। ये सोचता है मेरे पास पैसे ज्यादा हो गए। ये पैसे इसके पास कितना पड़े हैं? 8 लाख रुपए पड़े हैं। कैश है, वस्तु है। अभी इसके पास कितने कैश हो गया साल के एंड तक? सॉरी, 8 लाख लिख देता हूं, 8 लाख रुपए का कैश हो गया। अब इसमें से 2 लाख रुपए इसने यहां इन्वेस्ट कर दिए कहीं, 2 लाख रुपया कैश, इन्वेस्टमेंट। कैश का ही तो हुआ, तो कैश कहीं और पड़ा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इसके लिए तो वस्तु ही है ना वो, ये समझना है ना? तो ये उसकी संपत्ति है। कैश भी एक तरह की संपत्ति, कैश उसके पास पड़ा है, ये उसकी संपत्ति है। संपत्ति का मतलब व्यक्ति का अधिकार जिन वस्तुओं पे होता है, व्यवसाय का अधिकार जिन वस्तुओं पे होता है, वो व्यवसाय की संपत्तियां होती है, जिससे व्यवसाय चलाया जाता है। तो सबसे पहली व्यवसाय की संपत्ति ये हुई कैश, इसके बगैर तो व्यापार चलेगा ही नहीं। तो कैश से व्यापार चलेगा। दूसरी संपत्ति होगी जमीन, भाई ये होगी नहीं खड्डे में तो व्यापार कैसे करोगे? जमीन। तीसरी होगी बिल्डिंग, बिल्डिंग बना व्यापार कैसे करोगे? कर सकते हैं, काफी बच्चे कहते हैं सर हम तो ठेला चला लेंगे, तो ठेला ही चलाना जिंदगी भर, दिमाग वहां मत लगाओ, दिमाग लगाओ, बिल्डिंग बगैर व्यापार नहीं हो सकता। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, ये सब वस्तु है। अभी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा केस था वो वस्तु है, केस कहीं और पड़ा हुआ है, विनियोग किया हुआ है ना, वो भी वस्तु हो गई। परचेज किसका करेंगे? वस्तु होगा। सेल्स किसका करेंगे? वस्तु होगा। परचेज किया हुआ वापस देंगे, वो किसको होगा? वस्तु होगा। सेल्स किया हुआ वापस देंगे, वो किसका होगा? वस्तु होगा। तो वस्तु वाला बहुत सिंपल सा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी व्यवसाय में जिन जो जो व्यवसाय में वस्तु आती है वो सब किस प्रकृति के खाते खोले जाएंगे? उनको वस्तुगत प्रकृति के खाते माने जाएंगे, उनके सबके खाते वस्तुगत प्रकृति के होंगे। अब भाई साहब मैं इसको वापस अरेंज कर देता हूँ, क्यों? ये पीपीटी आप लोगों के लिए काम की रहेगी और इसको आप बार बार देखोगे। ये मैं आपको डाउनलोड करके दूंगा, पूरा का पूरा चार्ट आपको मिलेगा। कोई स्क्रीनशॉट ले, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपका दिमाग इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता है मन। मैं नहीं चाहता हूं आपका एक सेकंड भी मन डाइवर्ट हो। मेरे शब्दों को आप मिस करो, मेरे पेन जो चल रहा है उसको आप मिस करो, देखो उसको, दिमाग खोल के देखो, है ना? अब अदृश्य संपत्ति, सर ऐसी कौन सी संपत्तियां होती है जो दिखती नहीं है लेकिन बिकती है? जैसे गुडविल, कौन सी होगी बेटा? गुडविल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ख्याति। गुडविल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ख्याति। पेडी, पैट, सॉरी, पैट, मारवाड़ी बोलते हैं पगड़ी। एक्चुअल में क्या, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं ना पीपीटी के पावर पॉइंट में, यहाँ थोड़ी वो इसकी इश्यू रहती है, बाकी व्हाइट बोर्ड में इश्यू नहीं रहती। व्हाइट बोर्ड में बैक बैक करते ही अरेंज हो जाता है ना। पगड़ी, पगड़ी मतलब वो सर पे पहनने वाली इज्जत जिसको बोलते हैं, ये पगड़ी, उसको तो इज्जत, पर मारवाड़ी क्या पगड़ी को बहुत इज्जत देते हैं कि भाई ये अगर किसी के चरणों में गई तो सब कुछ गया, ये सर पे है जब तक अच्छी है। तो पगड़ी का मतलब अच्छी, गुडविल, ख्याति, पैट, ये अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना। तो मैंने एक साथ बता दिया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्ड। पेटेंट, पेटेंट का मतलब मान लो आपने कोई फॉर्मूला बनाया हो और आपने उसको पेटेंट करवा लिया हो। पेटेंट अधिकतर फॉर्मूलों में चलता है, या कोई चीज आपने पेटेंट करा ली हो, तो वो आपने कोई चीज बनाई हो, कोई डिजाइन बनाई हो, कोई फॉर्मूला बनाया हो, कोई कार की डिजाइन बनाई हो, अगर आपने उसको पेटेंट करवाया है तो वैसी सेम कॉपी कोई नहीं कर पाएगा। तो पेटेंट का मतलब हो गया एकस्व। क्या हो गया? एकस्व। पेटेंट राइट अगर इसके साथ लगा दें, पेटेंट के साथ क्या जोड़ दें? राइट, तो हो गया एकस्व अधिकार। क्या हो गया बेटा? एकस्व अधिकार, ठीक है। अब आ गया कॉपीराइट। कॉपीराइट को क्या बोलते बेटा हिंदी में? प्रतिलिपि, प्रतिलिपि अधिकार। हाँ भाई, पेटेंट का मतलब होता है एकस्व, एकस्व, पेटेंट राइट लगा दो, होगा एकस्व अधिकार। अब आपने एकस्व के साथ सुना होगा एकाधिकार, एकाधिकार नहीं होता, एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली।
मोनोपोली को बोलते हैं एकाधिकार, पेटेंट्स को एकाधिकार नहीं बोलते। ये आप दिमाग में रखना। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कॉपीराइट का मतलब प्रतिलिपि अधिकार, मतलब किसी को कॉपी करने का अधिकार। ये अधिकतर आपने सुना होगा मूवी में चलता है, फिल्में बनती है ना। मान लो भी बाहुबली किसी ने फिल्म बनाई, साउथ में ये बहुत ज्यादा चलता है, एक ही एक्टर्स एक ही स्टोरी तीन तीन चार चार एक्टर लोग मिलकर बनाते हैं। ऐसी मैंने भी काफी मूवी देखी है और मुझे शौक भी है मूवी देखने का, जानकारी के लिए बता दूं, है ना। और आप लोग भी देखो, कुछ अच्छी मूवीज देखो, मैं वही मूवी देखता हूँ जो इंस्पायर करती हो, है ना। तो आप लोग भी ऐसी इंस्पायर देखने वाली मूवी देखो, देखो तो कुछ जानकारी भी लो। चलो इस टॉपिक को छोड़ते हैं। अजी, मान लो भी कि किसी डायरेक्टर ने कोई मूवी बनाई है, उसने की स्टोरी, उसके गाने, उसके आपके सीन डायलॉग वगैरह सब अगर सेम टू सेम कोई बनाना चाहता है, जैसे साउथ में सिंघम बन गई, यहाँ वापस कोई सिंघम बनाना चाहे, तो उसको क्या करना है, कॉपी राइट्स खरीदने पड़ेंगे। क्या करने पड़े, कॉपी राइट। यूट्यूब पे भी कल चलता है कॉपी राइट्स का, आपके फटाक से नोटिस आ जाता है भाई हमारे इसके रहे, इसको कॉपी कर लिया। अगर आप उसके राइट खरीद लो तो राइट्स खरीदना पड़ेंगे। आपने कहा मैंने उसके राइट्स खरीद लिए, क्या उसने तोल के दिए, यूनिट में दिए, गिन के दिए, नहीं दिए ना। मतलब कि आपको अदृश्य है, आपको फिजिकल रूप में कुछ नहीं मिला है, लेकिन आपने पे किया है, तो आपने एंट्री करनी पड़ेगी। कॉपीराइट्स खरीदे हैं, परचेज किया है आपने कॉपीराइट्स। कोई आपने लोगो बनवाया है, उसको रजिस्टर्ड करवा दिया है, तो उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप किसी चीज़ का लाइसेंस लेते हो, तो लाइसेंस की जितनी फीस लगेगी वो भी आपको हिसाब किताब में लिखनी पड़ेगी। तो लाइसेंस फीस, लोगो, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क को बोलते हैं व्यापार चिन्ह, व्यापार चिन्ह क्या बोलते हैं बेटा, व्यापार चिन्ह, ये बोलते हैं, इनकी हिंदी वर्ड है। आ जाइए, ये होगी अमूर्त संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती है लेकिन खरीदी और बेची जाती है। ऐसी संपत्तियां जो दिखती नहीं है, फिजिकल रूप में नहीं होती, भौतिक रूप में नहीं होती, बट फिर भी खरीदी और बेची जाती है। व्यवसाय में उनको हिसाब किताब में लिया जाता है, उनको वस्तुओं के तौर पर देखा जाता है, और वो वस्तुएं होती है काल्पनिक, अमूर्त, अदर्श्य। कुछ वस्तुएं होती है दर्श्य, मूर्त, जो ये आपके सामने पड़ी है। समझ में आ गया। अब कुछ खाते किसके खोले जाएंगे भाई, सॉरी, कुछ खाते खोले जाएंगे भाई एक्सपेंसेस के, ऑल लॉस के, ऑल एक्सपेंसेस के, ऑल इनकम के और प्रॉफिट के। इनके खाते खोले जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे भाई, आय व्यय के खाते। क्या बोलेंगे, आय व्यय के खाते। आय व्यय प्रकृति के खाते। ये तो आय होगी या व्यय होगा, या लाभ होगा या हानि होगी, इनको क्या बोलेंगे, आय व्यय प्रकृति के खाते। अब आय व्यय प्रकृति के खातों के दो तीन नाम और है, जैसे अवस्तुगत, क्योंकि ये वस्तुएं नहीं है। नाम मात्र, नाम मात्र के रूप में खोले जाते हैं। अवास्तविक, इनके नाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपको पता से अच्छे से समझना है, इस चार्ट को अच्छे से और एक बार रीड करना है, इसको अपने दिमाग में बिठाना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये चीज को मैं स्टार मार्क कर लेता हूं, इस चीज को मैं वापस रिपीट भी करूंगा, इसके कुछ पॉइंट्स ये आपके याद होने चाहिए, इधर वाले पॉइंट। ये दूसरा स्टार मार्क है आपके ये, बाकी तो आपके एमसीक्यू फटाफट हिट हो जाएंगे। ये दो पॉइंट्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तीसरा, फर्स्ट पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट आपका ये, थर्ड पॉइंट आपका ये स्टार मार्क है, थर्ड पॉइंट आपका ये। इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसके दो दो पीडीएफ डाल दूंगा, एक तो साफ सुथरी और एक मेरे हाथ से लिखी हुई, है ना। हाथ से कुछ लिख रहा हूँ, हिंदी वर्ड लिख रहा हूँ, वो आपको मिलेंगे, और साथ में एक साफ सुथरी बिल्कुल डाल दूंगा। चाहे भले आप किसी को दो, चाहे आप इसकी कॉपी करो, चाहे आप इसी पीपीटी से किसी और को पढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये नहीं चाहते कि आप ये मटेरियल अपने पास ही रखो, आगे से आगे बढ़ाओ। मेरा भी मत बोलना, खुद का बोल देना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन किसी का भला हो ये हम चाहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन अब। नेचर ऑफ अकाउंट्स वो का वो चार्ट था जो भी हिंदी मीडियम के लिए था। अब हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो, उनको भी ये चार्ट चाहिए, क्वेश्चन तो उनको भी सॉल्व करना है ना भाई। ओके, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। नेचर ऑफ अकाउंट्स सबसे पहले दो प्रकार के हो गए, पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। फिर पर्सनल के तीन पार्ट हो गए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल के दो पार्ट हो गए, नंबर वन रियल, दूसरा नॉमिनल। रियल के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, एक तो टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब दिखने वाली वस्तु, इनटेंजिबल मतलब नहीं दिखने वाली वस्तु, और नॉमिनल मतलब आय व्यय, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस और इनकम वाला। ये रहा आपके सामने चार्ट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के तीन पार्ट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन को साथ साथ इमेजिंग पर्सन भी बोल सकते हैं अपन, काल्पनिक व्यक्ति भी बोल सकते हैं, और इसको लीगल पर्सन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, लीगल पर्सन भी बोल सकते हैं,
इमेजिनिंग पर्सन भी बोल सकता है, बट 99% ज्यादातर आपके आर्टिफिशियल पर्सन ने लिखा हुआ आता है। रियल वस्तु दो प्रकार की हो गई, टेंजिबल और इनटेंजिबल हो गई, और नॉमिनल आपके, और पूरा का पूरा मैंने चार्ट यहाँ वापस डाल दिया वो का वो, सेम टू सेम, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अगर मैं अपलोड करूंगा ना तो इस पोर्शन में एक दो आइटम और डालूंगा, डाल तो दिए थे बट उस टाइम शायद से उन्होंने बोल रह गए। ओके, इसमें भी दो तीन आइटम और डालूंगा मैं, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें, मैंने कहा ना स्टार मार्क है, इंपोर्टेंट कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और अपन इनकी डिटेलिंग में जाते हैं। कैपिटल कौन सा खाता है भाई, देखो अब थोड़ा सा अपन वापस बैठ जाऊं, मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा भाई, इतना अपन लिखेंगे ना। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते, पी से बोलेंगे अपन, बोलते ही ऐसे ही है, ऐसे ही सॉल्व होता है। रियल अकाउंट मतलब वस्तुगत खाते, नॉमिनल मतलब एन, ये देखो फर्स्ट लेटर उठाते हैं इंग्लिश का, आर ए पी, है ना, ऐसे उठाते हैं। तो कैपिटल कौन सा है भाई, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट बार मैं लिख देता हूं बड़ा, पर्सनल अकाउंट। मतलब कैपिटल क्या है भाई, एक चीज और ध्यान रखो, ये तो हो गया नेचर, ये क्या हो गया यहाँ पर, नेचर, नेचर ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स ये रखो। फिर इसके बाद में नीचे खातों का कुछ और चीज सीखेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग भी क्या है भाई, वही पर्सनल अकाउंट। टैक्स पेबल भी क्या है भाई, पर्सनल अकाउंट। बिल्स पेबल भी क्या है भाई, पर्सनल अकाउंट्स। रिसीवल भी क्या है भाई, ये सब क्या है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको भी बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो इन सबको अपन क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स इन सबका क्या है, एक साथ ही अगर अपन लिखना चाहें तो इनको यह लिख देते हैं, एकदम चार्ट के रूप में लिख देते हैं, ताकि आपको और इजी रहे। ये सब क्या है भाई, ये है भाई रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, प्रतिनिधित्व, ऊपर लिखा हुआ है फिर भी हाथ से लिखा हुआ, अच्छे से समझ में आएगा, व्यक्तिगत खाते हैं ये सब, ठीक है। अब देखो, कैपिटल ये एसेट है, लायबिलिटीज, एसेट या सॉरी, लाइबिलिटी, दोनों में से क्या है। मान लो पूंजी व्यापार के स्वामी ने किसको दी, व्यापार को, और व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, व्यापार के लिए क्या है पूंजी, व्यापार का बाहर का विधि, मैंने क्या कहा, व्यापार खुद एक कृत्रिम व्यक्ति है, व्यापार खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इस आर्टिफिशियल पर्सन को किसी नेचुरल पर्सन ने पैसे दिए हैं, तो भाई उसको हमें वापस देने पड़ेंगे ना, तो वापस देने पड़ेंगे, तो अपने लिए क्या है, कैपिटल, लायबिलिटीज है, ठीक है। तो ये कैपिटल क्या हो गई, लायबिलिटीज। ड्राइंग भी क्या है, लायबिलिटीज, एक व्यक्ति ने वापस पैसे ले लिए। टैक्स पेबल भी क्या है, ये भी सर लायबिलिटीज। बिल्स पेबल भी क्या है, हमें पेड करने हैं, ये लायबिलिटीज। ये तीनों चारों क्या है, पेड करने हैं। बिल रिसीवेबल, हमें किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, ये हमारी एसेट, हमारा पैसा। बिल रिसीव हमारे पास आ गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया, बिल नोट हमारे पास आ चुका है लेकिन बिल का पैसा हमारे पास अभी नहीं आया, हमें किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, ये भी क्या हो गया, एसेट हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमें देने थे 1000 रुपए, हमने दे दिए 1200 रुपए, 200 रुपए हमने ज्यादा दे दिए किसी और व्यक्ति के पास, हमारा केस एक्स्ट्रा गया हुआ पड़ा इस साल का, तो वो क्या हो गया भाई, एसेट हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो देने बाकी है अब हम देंगे, ये क्या होगी, लायबिलिटीज, दायित्व हो गया। एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है लेकिन हमें मिली नहीं है, भविष्य मिलेगी, हमारी संपत्ति कहीं और पड़ी है, हमारी कमाई गई इनकम, हमारे कमाए गए पैसे, वस्तु जो है वो कहीं और पड़ी है, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एसेट बोलेंगे। अनअर्न इनकम, ऐसी इनकम, ये मैंने क्या कहा था, उसमें वर्ड था नहीं, यहाँ आ गया है, इसलिए मैंने वो आगे देखा था। अनअर्न इनकम, अक्रूड इनकम,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सबको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने वाला हूँ, है ना, आगे समझाऊंगा। अभी थोड़ा एसेट लायबिलिटीज के बारे में बता दूं। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो आपने कमाई नहीं है फिर भी प्राप्त हो गई, एडवांस इनकम मान सकते हैं। एडवांस रिसीव्ड नहीं, एडवांस इनकम, आपको इनकम हो चुकी है, इनकम तो भविष्य में होगी लेकिन अब भी प्राप्त हो गई है, अगले साल की इनकम दिस साल, इस साल में प्राप्त हो गई है, वो होगी अनअर्न्ड इनकम। तो ये हमारा भाई क्या है, दायित्व है, लायबिलिटीज है। क्या पता भाई अगले साल इनकम नहीं रही तो हमें पैसा वापस देना पड़ सकता है। भाई अगले साल की इनकम आज ही आ गई हमारे पास, क्या पता अगले साल वो इनकम रहे कि नहीं रहे, हमें वापस देनी पड़ सकती है। अनअर्न्ड इनकम एक तरह का दायित्व हो गया, तो इनको आप थोड़ा नोट कर लेना, अलग से इंपॉर्टेंट है। एसेट है, लायबिलिटीज है, एसेट है कि लायबिलिटीज है, ये एसेट है कि दायित्व है, एसेट है या लायबिलिटीज है, ये आपकी मतलब पूछा जा सकता है, ये एसेट है या लायबिलिटीज है, संपत्ति है या दायित्व है, आस्ति है या दायित्व है, देयताएं हैं, आस्ति भी याद रखना वर्ड। ओके बच्चों, अब अगर अपन आगे चलें थोड़ा, एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम वगैरह इन सब को समझने से पहले चलो समझाते हैं यही। एक्रूड इनकम, इसके हिंदी में दो नाम है भाई, अदत्त आय, सॉरी, अदत्त आय या उपार्जित आय। अदत्त मतलब दी गई नहीं है, उपार्जित मतलब कमा ली है लेकिन अभी अर्जित नहीं हुई है, कमा ली है लेकिन अभी हमें अर्जित नहीं हुई है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी पढ़ लेते हैं पहले। देखो, ये रही ऐसी आय जो उपार्जित हो चुकी है। उपार्जित का मतलब होता है कमा ली गई है। क्या है भाई, कमा ली गई है। कमा ली गई है, ऐसी आय जो उपार्जित हो चुकी है चालू वर्ष में, इस साल की आय हो चुकी है या कमा ली गई है, मैंने यहां लिख रखा है फिर भी, परंतु प्राप्त नहीं हुई है, हमें प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय है, मतलब कि एक्रूड इनकम है, यह कहलाती है। इसे अदत्त आय भी कहते हैं, अदत्त आय भी कहते हैं। अदत्त का मतलब भी आय हुई, वो दी नहीं गई, अदत्त है, अदत्त के पीछे लग गया आय, मतलब दी नहीं गई आय, अदत्त आय है। अब सोचिए, मान लो कि एक साल आप स्टार्ट करते हो, अभी मैं फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ईयर होता है, इसको अपन बोलते हैं कैलेंडर ईयर। अप्रैल से लेकर मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो बिजनेसमैन के लिए अप्रैल से लेकर मार्च तक के जो हिसाब किताब करते हैं वो होता है फाइनेंशियल ईयर। मैं बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर उनको लेकर, मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ एक सिर्फ लाइन बेस पर भी। आपका साल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ आपका ईयर खत्म हो गया, इस साल का एक साल, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, यहाँ स्टार्ट होगा आपका सेकेंड ईयर, यहाँ स्टार्ट क्या होगा भाई, सेकेंड ईयर। अब मान लो आपने, आपके पास अभी मैंने बताया ना, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो एक कर दी एफडी, क्या कर दी बेटा, एफडी, 1 लाख एफडी कर दी, जो एट द रेट 12% इंटरेस्ट रेट है। कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, 12% की इंटरेस्ट रेट पे आपने एफडी कर दी, और ये करिए यहां पर, ये है 6 माह और ये है 6 माह, मान लो कहीं पे भी करो ना। ये एफडी मैच्योर्ड कब होगी, एफडी का मतलब क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विनियोग, निवेश, 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 विनियोग नहीं, इसको बोलते हैं निवेश। क्या बोलते हैं, निवेश, आपने निवेश कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई लोगों, ये बार बार थोड़ा अटक रहा है पीपीटी की वजह से, लेंथी पीपीटी है इसके अंदर बहुत, तो कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा है। हाँ, अब देखिए,
एफडी कितने की थी? 1 लाख की। 12% से मान लो हमने यहाँ कैलकुलेशन में इजी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा चाहिए। यहाँ तक का ब्याज हमने कमा लिया है और एफडी थी फॉर ये जो एफडी थी, ये जो एफडी थी कितने साल के लिए ली? फॉर 7th ईयर, 7 साल बाद। तो ऐसा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, छठा साल, 7वें साल में अगर आपको पैसा मिला, ये 8 हो गया, 7वें साल में आपको पैसा मिलेगा वहां जाकर। 7वें से भी आगे 8वें साल के आधे साल में आपको पैसे मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। देखो बेटा, भाई ये पैसे यहाँ आपके ब्याज के हो गए 1 लाख रुपए इंटू 12% से 6 महीने के 6/12, 6,000 रुपए आपने इस साल में, इसका ब्याज बन रहा है, आपने कमा लिए है। लेकिन ये भविष्य में मिलेगा। जब एफडी मैच्योर हो जाएगी ना, तो ब्याज का जुड़ते 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 एक सोलो अमाउंट मिलेगा, सम लम अमाउंट मिलेगा। एक साथ जो पैसा मिलेगा वो तब मिलेगा इतने साल बाद। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई वर्ष, चालू वर्ष समाप्त होने तक, चालू वर्ष समाप्त होने तक अगर आपकी कोई आय होती है, आय, और वो अगले किसी वर्ष में मिलती है, चाहे इस वर्ष में मिले, चाहे इस अगले वर्षों में कहीं पे भी मिले, तो वो आपकी एक्रूड इनकम है, कमा ली गई है, लेकिन वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। क्या लिखा हुआ है? चालू वर्ष में, मैंने तो इंपॉर्टेंट लगाया, चालू वर्ष में कमाई गई इनकम प्राप्त अगले वर्ष में होगी, या उससे अगले वर्ष में होगी, या भविष्य में कहीं बहुत दूर समय बाद जाके होगी, चाहे अगले दिन होगी। एक देर देखो, मान लो जनवरी से दिसंबर आपका ईयर चल रहा है, इस साल आप खाते बंद करते हो, तो 31 दिसंबर आपका साल पूरा हो रहा है, और आप 31 दिसंबर 2023 को आपका साल पूरा हो रहा है। अगला साल 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट हो रहा है, और यहां पर आपका ब्याज कितना हो रहा है? 6,000 रुपया। और आप अगले दिन जाते हो 1 जनवरी 2024 को, बैंक को कहते भी मेरी एफडी तोड़ो, मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए, तो आपको इस दिन पैसा मिल रहा है यहां पर। लेकिन ये उस दिन जब आपका खाता बंद किया गया था, उस दिन ये 6,000 आपका अनअर्न्ड इनकम था, सॉरी एक्रूड इनकम थी, उपार्जित आय थी, जो आपने कमा ली गई, लेकिन उस साल के खाते बंद करते वक्त आपको नहीं मिली। ये उस साल के खाते बंद करने वक्त आपको नहीं मिली, वो हो गई आपकी एक्रूड इनकम। अब ये आपकी हो गई रिसीव इनकम, इनकम रिसीव। लेकिन कौन से साल की? पिछले साल की। इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करोगे ना, अगर अभी से आउटस्टैंडिंग का हिसाब किताब, अनअर्न का हिसाब किताब अगर आपके दिमाग में रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आपके देखो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में भी काम आएगा, रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो अब आपके समझ में आया? ठीक है, तो इसको मैं साफ सुथरे शब्दों में लिखूं तो बिल्कुल सा सिंपल सा वर्ड है, ये फर्स्ट ईयर, यहां पे वर्ष समाप्त, वर्ष की समाप्ति, यहां वर्ष की समाप्ति हो गई, यहां से यहां तक वर्ष की आय, चालू वर्ष की आय, चालू वर्ष की आय। अगर आपको इस चालू वर्ष की आय किसी अगले वर्ष में मिलती है, यहां पर किसी अगले वर्ष में प्राप्त होती है, यहां, सॉरी, यहां किसी अगले वर्ष में प्राप्त होती है, तो वो आय इस साल के लिए कौन सी मानी जाएगी? तो वो आय
चालू वर्ष की आय जो होगी, चालू वर्ष की जो आय होगी वो क्या मानी जाएगी? एक्रूड, ये सी है बेटा, एक्रूड इनकम मानी जाएगी, एक्रूड इनकम मानी जाएगी। और अगले साल जब वो रिसीव होगी वो उस साल की आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि खाता चलता रहेगा, ये खाता खत्म होगा, ये उस साल की आय मानी जाएगी। उस साल में उस आय में से ये आय घटाई जाएगी। मान लो दूसरे वर्ष में अगर ये आय मिलती है और उस आय का वो ब्याज कितना था, ये भी हमने जो निकाला है ब्याज, वो कितना था यहाँ, मान लो 6,000, और वो यहाँ पर मिलता है 18,000 कुल ब्याज मिलता है 12 महीने का। 6 महीने का तो यहाँ मिल गया और 12 महीने का यहाँ मिल गया, टोटल 18 महीने का, 4 महीने के हिसाब से माने हैं तो 18,000 मिला। तो ये 6,000 ये पिछले साल के थे, तो ये इस साल के बेटा कितने हुए, इस साल के सर 12,000 ही हुए। इसका मतलब ये जो 6,000 एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम कोई पिछले साल की थी और इस साल में मिली है, तो इस साल की इनकम में से लेस कर देंगे सर, तो इस साल की प्योर इनकम तो कितनी मानेंगे, 12,000, और ये 18,000 में से 6,000 जो है पिछले साल की एक्रूड इनकम है। आई समझ में? ओके, तो इस चीज को आप समझ लेना, अच्छे से उतार लेना, इस दिमाग में डाल देना कि भाई ये एक्रूड इनकम मतलब पर्टिकुलर ईयर जो चल रहा है आपका, वर्तमान पीरियड जिसको बोलते हो, चालू वर्ष जिसको बोलते हो, उस वर्ष की समाप्ति तक जो आय कमा ली गई है लेकिन प्राप्त नहीं हुई है, याद रखना पॉइंट को, चालू वर्ष की समाप्ति तक, चालू वर्ष की समाप्ति तक, चालू वर्ष बीच में कमा लिया, समाप्ति तक मिल जाती है तो वो एक्रूड नहीं मानी जाएगी। वर्ष समाप्त हो गया फिर भी नहीं मिली, नया वर्ष चालू हो गया, होने वाला है अगले दिन, पर नए वर्ष की, चालू वर्ष की समाप्ति तक जो आय नहीं मिलती है और वो आय अगले कुछ वर्षों में मिलेगी, तो उस आय को उपार्जित आय कहते हैं। और भाई ये आय अगले साल मिलेगी, मतलब ये कहीं ना कहीं तो मिलेगी, तो हमारे एक केस है जो अगले साल मिलेगा, ये एक्रूड एसेट मानी जाती है। क्या मानी जाती है बेटा? एसेट। तो ये क्या मानी जाती है, ये मैं हाथ से लिखूंगा, इसको भाई क्या बोलेंगे, भाई 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 याद रखना, ये एसेट मानी जाएगी, एसेट। और एक मैं नया शब्द लिखूंगा, वो क्या मानते हैं इसको, आस्ति। क्या वर्ड, आस्ति, संपत्ति, है ना, संपत्ति, मैंने बताया था ना, नया वर्ड है संपत्ति, है ना। ये आपके एक्रूड का कॉन्सेप्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो चलो चलो, ये और लिखा हुआ है, एक और एक नया वर्ड आया है आपके पास, एक्रूड इनकम को हिंदी में अदत्त आय, उपार्जित आय, और एक वर्ड और है भाई, प्रोद्भूत आय। क्या है भाई? प्रोद्भूत आय। कि सर ये कहां से भूत आ गया, ये याद रखना भाई, कभी कभी एग्जामिनर मजे लेने के लिए बच्चों को ये दे देता है, कभी ये भी एग्जामिनर मजे ले लेता है बच्चों के। प्रोद्भूत आय, प्रोद्भूत आय का मतलब उपार्जित आय, प्रोद्भूत आय, ऐसी आय भूत की जैसी है, दिख तो रही है लेकिन मिल नहीं रही है। प्रोद्भूत आय, ऐसी आय जो दिख तो रही है भूत के जैसे, बट मिल नहीं रही। भूत को देखा, भूत से मिले कभी? नहीं मिले, लेकिन लोग कहते हैं भूत तो होता है, ये आय तो है लेकिन मिली नहीं है, दिखी नहीं है, आगे मिलेगी, भूत कभी जाएंगे तो आगे मिलेगा, वो वाला सिस्टम है। तो प्रोद्भूत आय, उपार्जित आय, ऐसी आय जो इस साल की है और इस साल की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई, वो आय कहीं भविष्य में अगले वर्षों में मिलने वाली है, उस आय को एक्रूड इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाइए अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड मिलकर अनुपार्जित आय, आय ऐसी जो मैं पहले ही मिल चुकी है लेकिन हमने कमाई नहीं है, ऐसी आय जो हमें पहले ही मिल चुकी है, जो हमने कमाई नहीं है, जो भविष्य की आय है, चालू वर्ष में मिल गई है, भविष्य की आय है, चालू वर्ष में मिल गई है, वो आपने कमाई नहीं है, फिर भी भविष्य में होने वाली आय को आज ही हमने रिकॉर्ड कर लिया, आज ही हमें मिल गई, वो अनअर्न इनकम है। इसके हिंदी नाम है अनुपार्जित आय या अग्रिम आय। उपार्जित आय का मतलब आपको क्या हो गया, एक्रूड, अनुपार्जित का मतलब हो गया अनअर्न्ड, इनका याद रखना, अनुपार्जित वर्ड, अग्रिम आय, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन, ऐसी आय जो अगले वर्ष से संबंधित है, मैंने अभी कहा जो अगले वर्ष से संबंधित है, चालू वर्ष में प्राप्त हो जाती है, इस साल हमें मिल जाती है ना, इस साल हमें मिल जाती है। अनुपार्जित आय या अग्रिम आय अनअर्न्ड इनकम कहलाती है। बस इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, किराया देने का बिजनेस करते हो, अब आप किसी से 3 महीने का एडवांस लेते हो,
ये रहा भाई ईयर, 1 साल यहाँ पूरा होगा। मान लो आप खाते बनाते हो, जनवरी में स्टार्ट करते हो, दिसंबर में खाते बंद करते हो, है ना, या अप्रैल में बनाते हो या मार्च में बंद करते हो। तो यहाँ इस खाता स्टार्ट हुआ आपका और यहाँ एंड हो रहा है और आपने एडवांस ले ली, एडवांस रेंट ले लिया, एडवांस रेंट ले लिया आपने। साफ साफ लिखता हूं थोड़ा, कलर इंक चेंज करते हैं। रेंट 3 महीने का, 3 माह का इंटू 1000 रुपए से, तो आपके पास कितना हो गया सर? ये 3000। फिर आप हर महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक का ब्याज, ओ सॉरी, किराया और लेते हो, तो 12 महीने का रेंट, 12 माह का और 1000 रुपए से कितना रुपया आ गया भाई? 12000। टोटल आय कितनी होगी? टोटल इनकम, टोटल इनकम कितनी होगी भाई? 12 और 3 15 हजार रुपया। क्या अब आप बोल सकते हो सर हमारी इस साल की आय 15 हजार रुपया है? पॉसिबल नहीं है। अब आपकी इस साल की आय जो है बेटा वो 12 हजार रुपये ही है। आपने एडवांस लिया है, यहाँ तक कि समाप्ति तक आपने सिर्फ 12 हजार ही कमाए हैं। यहाँ तक आपने कितने कमाए हैं? 12 हजार। यहाँ पे आपने एडवांस कितना लिया है? 3000। जो अगर बाई द वे यहाँ पर किराएदार खाली कर दे तो आपको क्या देना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। ये आपने जो एडवांस लिया है ना, इसको आपको वापस देना पड़ेगा। तो आप इसको अब क्या बोलोगे भाई? ये लायबिलिटीज है यार। थोड़ा सा सॉरी, माफ करना बेटा, वो बोलता हूँ ना लायबिलिटीज, तो ऐसा हो जाए, लायबिलिटीज होता है ना, BILITIES, लायबिलिटीज। देखो अब ये बंदे, मान लो यहाँ पे किराएदार अगर खाली कर दे, साथ साथ बता रहा हूँ ये दायित्व क्यों बन रहा है हमारा, लायबिलिटीज क्यों बन रही है। ये लायबिलिटीज है ना। ये क्या है? अनअर्न इनकम क्या है? ये भैया अपनी लायबिलिटीज है। क्या है बेटा? लायबिलिटीज है, दायित्व है। क्यों है भाई? यहाँ पर मान लो किराएदार खाली कर दे तो अपन को क्या करने पड़ेंगे? वापस देने पड़ेंगे। मान लो सर यहाँ नहीं खाली करेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, तो यहाँ पे हमने 1000 रुपये ले लिए, यहाँ पे भी हमने 1000 रुपये ले लिए, यहाँ पे भी हमने 1000 रुपये ले लिए। अब वो बोला भाई साहब हमको तो खाली करके जाना है, मेरे जो एडवांस है वापस दो। इनकम, ये एडवांस, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये वापस आपको देना पड़ेगा, है ना। ये 3 महीनों के बाद यहाँ पर वो 3000 वापस देना पड़ेगा। तो फिलहाल आपके लिए जो रेंट की इनकम आ रही थी, वो रेंट इनकम जो आपने कमाई नहीं लेकिन फिर भी आपको पहले मिल गई अगले 3 महीनों का, या मान लो कोई बंदा कह रहा है लो सर 6 महीने का आप तो यहाँ पकड़ो, यहाँ है आपको बहुत पैसों की जरूरत थी और आपने कहा भी मुझे अगले 6 महीनों का किराया दे दो। इंसान बड़ा भला था कि लो सर अगले 12 महीने का किराया ले लो आप तो एक साथ ही, टेंशन ही मत लो। तो एडवांस इनकम आ गई। अब मान लो यहाँ जाके वो खाली करेगा तो पिछले 3 महीनों का वापस देना पड़ेगा ना। तो इस साल से ज़्यादा जो भी आया है, वर्तमान वर्ष से जो ज़्यादा वर्ष टाइम का जो आगे है, आगे की इनकम आ गई है, आपने उपार्जित नहीं की है, वो इनकम अभी भी अनुपार्जित है, कमाई नहीं गई है, वो आपके लिए क्या है बेटा? लायबिलिटीज एक तरह की, और अन इनकम है, अनुपार्जित आय है। ओके, थोड़ी सी मैं देख लेता हूँ क्लास कितने टाइम की हुई है, टेक्नीशियन या है नहीं। 1 घंटे और 3 मिनट की क्लास हो गई है। उपार्जित और अनुपार्जित का कॉन्सेप्ट पूरा करते हैं, फिर इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा। उपार्जित का मतलब आय और एक अनुपार्जित आय को अगर डिटेल में समझे थोड़ा सारांश के रूप में, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय एक साथ देखो। उपार्जित आय मतलब चालू वर्ष की आय परंतु प्राप्त नहीं हुई, चालू वर्ष की आय वर्ष की समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई, अगले वर्ष में कहीं प्राप्त होगी, वो होगी उपार्जित आय। अनुपार्जित आय अगले वर्ष से संबंधित हैं, चालू वर्ष में प्राप्त हो गई, अगले वर्ष में संबंधित हैं, चालू वर्ष में प्राप्त हो गई, अनुपार्जित आय है। बच्चों इससे बेटर और ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता आप लोगों को। ठीक है, आज की क्लास को यहीं थोड़ा विराम करते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा आप भी बैठोगे सर फूल जाएगा, दिमाग की नसें फूल जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। ये आज ही जाइए आप हमारे टीच लाइन के इस टेलीग्राम
के चैनल पे जाइए और ये पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए। जब भी पढ़ने आओ, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को थोड़ा रिवाइज़ करके आना, गारंटी से आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो अपन ये पढ़ने वाले हैं, ये मैंने कहा ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनके क्वेश्चंस आगे आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। फिर जर्नल स्टार्ट करेंगे अपन एंट्री से। मेरा ये 10 दिन का अकाउंटिंग वर्कशॉप रहेगा। आप 10 दिन अकाउंटिंग वर्कशॉप को ज्वाइन कर लीजिए। गारंटी से कहता हूँ आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हम सिलेबस का टॉपिक उठाएंगे, सिलेबस वाइज सिलेबस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल विद थ्योरी करते जाएंगे और 60 टॉपिक में मैं आपको गारंटी से अकाउंट में बिल्ड कर दूंगा विद कॉन्सेप्ट। एमसीक्यू जाएंगे 67 गारंटी से, हल्के हल्के आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कितना भी भारी एमसीक्यू डिटेल में पूछ लिया जाए आपको आएंगे। मैं यहाँ तो टाइम दे रहा हूँ, ये वर्कशॉप है बेटा, यहाँ आपके मैं बेस खड़े कर रहा हूँ। रीजन क्या है, जैसे अनअर्न्ड का एक्रूड का कॉन्सेप्ट काफ़ी जगह फॉलो होगा, हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट परेशान करेगा, इसलिए मैंने बताया टाइम बेस्ड है ये चीज़ें। तो टाइम बेस्ड को अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी एक टॉपिक करेंगे छोटा सा, प्रतिशत का भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके साथ साथ आपको मैं टाइम के हिसाब से अकाउंटिंग का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। तो उसके बाद अपन सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आप अकाउंट को पढ़ने में समझने में थोड़ा सक्षम हो जाओ, फिर हम आपके इस अकाउंट के सिलेबस को उठाते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना 30 दिन के अंदर अंदर आपको 60 वीडियो बना के दूंगा। आप उसको डेली के एक तो मॉर्निंग में उठा लीजिए, एक इवनिंग में उठा लीजिए। ये तो आपके हो गए कॉन्सेप्ट के। फिर आपको लग रहा है कि हमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, कोई भी स्टडी मटेरियल आप प्रैक्टिस बुक उठा लीजिए, मैं आपको अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। माना कि 30 दिन अगर कंटिन्यू, 30 दिन अगर मैं रोज के 50 एमसीक्यूज अगर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ लेके आता हूँ, तो भाई साहब कितने होते हैं, 1500 एमसीक्यूज हो जाएंगे। और 400-500 एमसीक्यूज तो मैं आपको यूं एक्स्ट्रा ही करा दूंगा। तो फाइनली समझ लो भाई साहब, ये वादा है मेरा, एग्जाम तक, ये सॉरी ज़्यादा जीरो हो गया, एग्जाम तक मैं आपको 2000 एमसीक्यूज अकाउंट्स के तो करा ही दूंगा, ये गारंटी से। तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी होती जा रही है, आज की क्लास को यही विराम देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो, किसी का भला करना चाहते हो, खुद का भी भला होगा, भगवान देखता है, तो किसी और दोस्त को शेयर भी कीजिए। हम अगर मेहनत से दिल से अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत शेयर करने में लगा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।